साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। प्रतापगढ़ के जाति संघर्ष की घटना में जातिवाद किस कदर तक प्रभावी और हावी है, ये इसी बात से साबित हो जाता है कि घटना के 8 दिन बीतने के बाद भी जो वहां के वास्तविक यानी कि गोविंदपुर गांव के पीड़ित हैं, जहां की महिलाओं का स्पष्ट कहना है कि बलात्कार छोड़ करके उस दिन सारे बुरे काम हमारे साथ किए गए, उन महिलाओं और उस गांव के किसी भी पुरुष की तरफ से एफआईआर दर्ज अभी तक नहीं की गई। सोशल मीडिया में एफआईआर दर्ज होने को न्याय की जीत बता करके कुछ तथाकथित समाजसेवी और समाजसेवी पार्टियां उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही हैं, वो पूरी तरीके से मिथ्या और भ्रामक है। किस तरीके से ये मैं आपको पूरे वीडियो में समझाऊंगा। शॉर्ट में केवल इतना बता देता हूं कि 2 गांवों का झगड़ा उस दिन धुई गांव के ब्राह्मणों से हुआ था। परसद और गोविंदपुर दोनों ही गांव के पीड़ितों पर 2-2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। परसद और गोविंदपुर के मिलाकर के कई लोग 10 के तकरीबन लोग अभी भी जेल में हैं, लेकिन उस दिन जो एफआईआर दर्ज हुई है वो सामान्य सी हल्की धाराओं में दर्ज हुई है और केवल परसद गांव के पीड़ितों की तरफ से हुई है। गोविंदपुर गांव के पीड़ितों की तरफ से अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यह भ्रम अचानक से नहीं फैला, बल्कि एक सुनियोजित साजिश के तहत प्रोपेगेंडा और एजेंडा सेटिंग के तहत फैलाया गया था। कैसे, मैं पूरी घटना आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिस वीडियो की वजह से लगातार शासन प्रशासन पर विभिन्न घटनाओं में सवाल उठने लगते हैं कि आप जातिवादी नजरिए से काम कर रहे हैं। उस वीडियो को देखिए, फिर अपनी बात साबित करता हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे भाई भाई हैं, हमेशा साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। जब तक जान में जान है, ब्राह्मणों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग एसपी एडिशनल एसपी से सीओ से बात करेंगे, उनकी गिरफ्तारी करवाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। इसके लिए भैया हैं, प्रमुख जी हमारे गुरुदेव हैं, प्रबंधक जी हैं, सब आपके साथ हैं। सम्मान की बात है, सम्मान की बात है, क्षत्रिय आपके साथ है। प्रतापगढ़ पुलिस और प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को आप भी सुन लें। आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। ब्राह्मण क्षत्रिय भाई भाई साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, मतलब मरने मारने की भी बात है, ब्राह्मण के सम्मान की बात है, क्षत्रिय आपके साथ है, ये सब बातें की जा रही हैं धुई गांव में। और जो शख्स इस वीडियो में दिख रहा है, जिसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है, यही उस पूरी घटना का आरोपी बताया जाता है गोविंदपुर के लोगों की तरफ से। नाम है अनिल तिवारी, इस गांव का प्रधान पुत्र है। इस अनिल तिवारी के समर्थन में क्षत्रिय समाज के कुछ लोग रवि सिंह, सुशील सिंह, राजेश पांडे, अजय सिंह टिक्कू, प्रिंस सिंह चिरैया, सतीश सिंह, अमित सिंह, रजनीकांत मिश्रा और एक पूर्व ब्लॉक प्रमुख कमलाकांत यादव पहुंचे। इस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया गया, क्योंकि मकसद ही था दूसरे पक्ष के लोगों को दहशत में डालना। इस वीडियो में एक शख्स दिख रहे हैं, अमित सिंह, बगल में इनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वहां के मंत्री मोती सिंह के साथ भी देखे जा सकते हैं। क्या कनेक्शन होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं प्रतापगढ़ प्रशासन से केवल ये अनुरोध करता हूं कि अगर आप सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. सिंह पटेल और पूर्व विधायक राम सिंह पटेल पर इस आधार पर मुकदमा दर्ज करते हैं कि आपने जाति हिंसा भड़काने की कोशिश की है, क्योंकि जहां शासन सत्ता से जुड़ी हुई बात होती है वहां से अचानक लोग स्वतः एक्टिव हो जाते हैं। तो पट्टी के कोतवाल नरेंद्र सिंह स्वतः एक्टिव हुए और खुद वादी बन करके उन्होंने राम सिंह पटेल और डॉक्टर आर.एस. सिंह पटेल पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा किन तथ्यों के आधार पर हुआ ये पुलिस जाने, विवेचना करेगी। मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है कि अगर इन लोगों पर इस आधार पर मुकदमा दर्ज हो सकता है कि आपने ऑडियो वायरल किया, जाति हिंसा भड़काने की कोशिश की और आप लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए गोविंदपुर गांव में इकट्ठे हुए थे, तो फिर जो ये वीडियो दिख रहा है धुई गांव का बताया जा रहा है और वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि धुई गांव जाने के लिए रेहड़ी गारापुर गांव से रास्ता जाती है। रेहड़ी पर गांव ऐसा गांव है जो इस समय रेड जोन में आता है। इसका मतलब इस पूरे रेड जोन का उल्लंघन करते हुए, वर्तमान में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए वहां लोग एकजुट हुए, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की शायद आपकी हिम्मत नहीं। इसलिए तमाम शासन प्रशासन पर जातिवादी होने के आरोप लगते हैं, क्योंकि आपका नजरिया अलग अलग घटनाओं में बदल जाता है। अब आसपुर देवसरा के ब्लॉक प्रमुख पति सभाजीत यादव बताते हैं कि वो इस घटना के बारे में खुद एसपी साहब को अवगत करा चुके हैं। इसके अलावा लगातार वो सोशल मीडिया में
अपील भी कर रहे हैं पुलिस प्रशासन से कि कृपया इन लोगों पर भी कार्रवाई करें, इसलिए क्योंकि सभाजीत यादव पर भी इसी तरीके से जाति विद्वेष भड़काने और मंत्री मोती सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला दर्ज किया गया है। इस तरह के मामलों में जब आप भेदभाव करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर लोगों का शासन प्रशासन पर भरोसा उठता है और वो सीधे सीधे जातिवाद के आरोप लगाने लग जाता है। एक और फोटो बगल में आप देख रहे हैं, परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बताते हुए प्रदीप शुक्ला ने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में भी कई जगह आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पूर्व विधायक के गुर्गों जैसे शब्द का इस्तेमाल है, हिंसा भड़काने का इस्तेमाल है। इसके अलावा इसी एक पत्र में बड़ी दिलचस्प बात लिखी हुई है, लिखी है कि हिंदुओं को बांटने की साजिश के तहत कुछ लोग पटेल पक्ष की पैरवी कर रहे हैं। तो हिंदू में केवल ब्राह्मण आता है क्या? जो लोग पटेल पक्ष की पैरवी कर रहे हैं वो पटेल या वर्मा हिंदू में नहीं आता है। प्रशासन शासन को इसका संज्ञान स्वतः लेना चाहिए। एक और सोशल मीडिया वायरल हो रही है जिसमें परशुराम वंशज बांदा वाले एक सोशल मीडिया में यानी कि फेसबुक में आईडी है, वो अपनी आईडी पर लिखता है, ददुआ का भतीजा नहीं चाहे भाई हो कुछ ना उखाड़ पाएंगे। और जो बात रही जातिवाद की तो हम हैं, कट्टर मनुवादी भी हैं। नरैनी में जो किया पटेल समाज ने ब्राह्मणों के साथ उसका हिसाब अभी बाकी है। जय मनुवाद। अगर शासन प्रशासन चाहता है कि उसके ऊपर आरोप ना लगें तो देश का संविधान भी लोगों से यही उम्मीद करता है कि शासन प्रशासन में बैठे हुए व्यक्ति जाति के नजरिए से ना सोच करके लोगों को न्याय देने के लिए वहां बैठाले जाते हैं। अगर आप समय रहते तमाम सारी घटनाओं का संज्ञान ले लें, एफआईआर दर्ज कर लें और दोनों तरफ से निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करें तो ना किसी जाति के संगठन को और ना पिछड़े वर्ग को, ना संपूर्ण वंचित वर्ग को सामने आने की किसी भी मामले में जरूरत पड़ेगी। अब मैं आज के इस वीडियो के मूल मुद्दे पर आता हूं कि कैसे एक सामान्य धाराओं की एफआईआर की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करके इस पूरे मामले को खत्म करने की साजिश की गई। कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुन लीजिए कि वरिष्ठ पत्रकार बृजेंद्र प्रताप सिंह जब प्रतापगढ़ कुर्मी महासभा के कुछ पदाधिकारियों डॉक्टर हरिश्चंद्र पटेल और इंजीनियर सुनील सिंह पटेल के साथ पहुंचे, वहां से निकलने के बाद उन्होंने जो अपने अनुभव साझा किए गोविंदपुर की घटना के बारे में बेहद बीभत्स हैं। उन्होंने जो लिखकर भेजा है हमें वो आपको पढ़ के सुनाता हूं। 22 मई 2020 को जिला प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली पट्टी के ग्राम गोविंदपुर धुई परिषद में जाति हिंसा हुई। कुर्मी जाति के पिछड़े वर्ग के लोगों के घर जला दिए गए। पिछड़े वर्ग के ही खेत में ऊंची जाति के सामंत किसके लोग जानवर छोड़ दे रहे थे। इसका विरोध काफी दिनों से चल रहा था। 22 मई को एक दो जानवरों को खेत के मालिक ने दौड़ा लिया, बस दबंग भड़क गए। पड़ोसी मजरों तक पटेलों को दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा गया, हमला बोल दिया गया, घर में घुसे, मारपीट लूटपाट छेड़छाड़ की गई, मवेशी जिंदा जला दिए गए। सब भीतर के कमरे में सोई महिला की छाती पर झपट्टा भी मारा गया। 3 माह का बच्चा मां की छाती से चिपक कर दूध पी रहा था, उस दूधमुहे को दबंगों ने उठाकर फेंक दिया। वो कुएं की दहरी पर गिरा, महिला का ब्लाउज फाड़ दिया। वो बच्चे की तरफ भागी, उनमें से एक ने उसकी छाती ऐसे नोची कि खून टपक पड़ा और जहां जो कुछ भी मिला लाठी डंडों से पीटा गया। सिर फटे, इज्जत लुटी। एक युवक ने बस्ते बताते वीडियो वायरल किया, पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, लेकिन उसके सामने भी तांडव रुका नहीं। दरोगा सिपाही की मौजूदगी में बर्बरता हुई, घर जला दिए गए, कुल्हाड़ियों से वार किए गए, घर में रखे पैसे लूट लिए गए। इसके बाद गांव में पटेल बिरादरी के नेताओं का जमघट लगा है। कुछ आंसू पोंछने गए, कुछ शोहरत बटोरने, अब वहां पुलिस का पहरा लगा है। वर्तमान में यही हकीकत है। जब ये तमाम सारे लोग राशन सामग्री लेकर के और कुछ आर्थिक सहयोग लेकर के गोविंदपुर की महिलाओं से मिलने पहुंचे, वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर खड़े हुए थे आसपुर देवसरा के इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, ऐसा उनके द्वारा बताया जा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं है। ऐसे में भी जब वो लोग राहत सामग्री लिए हुए थे, ऐसे में भी जब बृजेंद्र प्रताप सिंह खुद को पत्रकार बता रहे थे, अपना कार्ड भी दिखा रहे थे, तो फिर आखिर उनसे इतनी देर तक बहस क्यों की गई? जब बाद में इस बात को धमकी देते हुए कि अंदर जाओगे तो एफआईआर भी लिखी जा सकती है, फिर भी ये लोग अंदर गए और इस घटना का सच आपके सामने बाहर निकाल करके लाए। हालांकि ये बताना जरूरी नहीं था, लेकिन इसलिए मैं इस बात को बता रहा हूं कि बृजेंद्र प्रताप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार होने के अलावा अभी तक
क्योंकि जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है वो अपना दल एस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इस हैसियत से अगर देखा जाए तो यह घटना इसलिए भी विवश हो जाती है कि एक तरफ जहां पूरी पार्टी से जुड़े हुए लोग इस मार्केटिंग में लगे हुए हैं, लगातार नेशनल जनमत पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे समय में उनका यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो खुद मान रहे हैं कि गोविंदपुर में इतनी विवत्स घटना के बाद भी लोग लेटर का खेल खेल रहे हैं, केवल ब्रांडिंग, मार्केटिंग और श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने जो वीडियो हमारे पास तक भेजे उनमें से कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाता हूं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि गोविंदपुर की घटना जितनी आपको समझाई और बताई गई उससे कहीं ज्यादा विवत्स है। ये आदमी को तुम्हारे ले गए यहाँ से मार पीट के। मेरा आदमी तटर पे ताला तोड़कर मेरे आदमी तातुर के मेरा पकड़ ले गया। रघुवीर वर्मा, कैलाश वर्मा के। रघुवीर वर्मा, कैलाश वर्मा को पकड़ ले गया। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी पत्रकार हैं, सारी चीजें सब जनता के सामने आएंगी, सरकार के सामने आएगी, अदालत के सामने भी जाएगी। सब जगह न्याय मिलेगा तुमको और न्याय के लिए आए हम लोग। मैं बच्चा लेके जो लुकवा रही हूँ। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। हौसला रखो, न्याय मिलेगा। राधे श्याम की पत्नी यहाँ सो रही थी, बहू राधे श्याम की बहू यहाँ सो रही थी और उनको अंदर से खींच कर इन दबंगों ने बच्चे सुबह घसीटते हुए लेकर बच्चों को भी घसीट ले गए। बच्चे के नाम हाँ, बच्चा डरा हुआ ये वही बच्चा है जिसको फेंक दिया था। कितना डर, उसका चेहरा दिखाइए जरा। नहीं, डरो मत बेटा, डरो मत। मैं लड़कियां सिलाई कर रही थी जिनको खींच कर मारा। सिलाई कर रही थी, लड़के पूछ लीजिए क्या कर रही थी जब झगड़ा हुआ? हम ये घर में सिलाई कर रहे थे, तब हमारी छोटी बहन थी, उसके आए हाथ पकड़ घसीट कर मारने लगे। तब हम दौड़े, सिलाई मशीन मेरे तोड़ डाले, हमको मारने लगे। तब हम भागे जी छोड़। नाम क्या बिटिया तुम्हारा? रीना वर्मा। रीना, ठीक है। हाँ, तब उसको जेल ले चले गए। जेल ले गए? हाँ, किसको? सीमा के। बहन क्या, कितनी बड़ी है वो? और छोटी बहन है वो इनारत बैठी है, अच्छा, हमसे छोटी। और फिर जेल से छोड़ा कि नहीं छोड़ा? हाँ, छोड़े आए। हवालात में रखा मतलब? जान बचाने के लिए जब हमारी बेटी हिम्मत से खींच लिए, हमारी बेटी आधा जो जेंट्स भी है उसके मारने लगा, उतनी में हमारी बेटी छटका के भाग गई। लादने के लिए ले जाए। डीएम आया था यहाँ? नहीं आया, डीएम नहीं आया, कोई नहीं। पुलिस कप्तान भी नहीं आया? पुलिस कप्तान साथ में है तो क्या आएगा? हाँ, पुलिस कप्तान किसके साथ है? पुलिस कप्तान किसके साथ है? जनता के की गुंडे के साथ है। गुंडे के साथ, मंत्री के साथ है? इसी पाइप से ये लोग पानी पीते हैं। हम लोग पानी पीते थे सर। तो इस पाइप को भी इन लोगों ने तोड़ दिया कि इनको प्यासे मर जाएं। जी सर, जी। ये दबंगई है इन लोगों की, डॉक्टर साहब। वो लोग जो एफआईआर का हल्ला मचा करके, जश्न मना करके लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उनको इस पूरी एफआईआर का खेल समझा देता हूं। 22 तारीख को ये पूरी घटना होती है 3 गांवों के बीच में, गोविंदपुर, परसद और धुई गांव के जो पक्ष आरोपी था वो ब्राह्मण यानी कि सभी लोग तिवारी पक्ष के थे, और दूसरी तरफ से परसद गांव में वर्मा यानी कि पटेल पक्ष, और दूसरा गोविंदपुर गांव वर्मा यानी कि पटेल पक्ष। 22 तारीख को ही सबसे पहले पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर के अपनी तरफ से, क्योंकि पुलिस ने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी भी पीटे गए हैं, ये आरोप लगाते हुए उसने 7 लोग गोविंदपुर के और 12 लोग परसद के, यानी कि कुल 19 लोगों के अलावा 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ 18 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। ध्यान दीजिएगा, 22 तारीख की घटना है और 22 को ही पुलिस ये मुकदमा दर्ज कर लेती है। इसके बाद अनिल तिवारी पक्ष की तरफ से तहरीर दी जाती है 22 तारीख को ही, और 22 तारीख को ही पट्टी कोतवाली में 14 गंभीर धाराओं में 10 लोगों पर नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इन 10 में 3 लोग गोविंदपुर के होते हैं, 7 लोग परसद गांव के होते हैं। न्याय मिलने का जश्न मना रहे लोग कान खोल करके सुन लें। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोविंदपुर के जगन्नाथ वर्मा, रघुवीर वर्मा, संदीप पटेल, कैलाश कुमार वर्मा को जेल भेज दिया। इसके अलावा फत्तूपुर के राजेश वर्मा, गोविंदपुर के ही कमलेश वर्मा, परसद के बग्गड़, गोविंदपुर गांव के मनोज वर्मा, प्रदीप वर्मा, राजू वर्मा, यानी कि कुल 10 लोगों को जेल भेज दिया। इससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि इन 10 लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं, जगन्नाथ वर्मा, रघुवीर वर्मा और बग्गड़, जिनकी उम्र 65 से 70 साल के बीच में है। समझ लीजिएगा कि उपद्रवियों में 65 से 70 साल के लोग भी पुलिस को नजर आ गए। जिन 10 लोगों को जेल भेजा गया उसमें एक खतरनाक बात यह भी है कि उनमें संदीप पटेल, कमलेश वर्मा,
मनोज वर्मा और राजू वर्मा, ये चारों लोग ऐसे थे जो बुरी तरीके से घायल थे। घायल जेल भेजने वालों में से तमाम लोग थे, लेकिन ये 4 नाम हैं जो बुरी तरीके से घायल थे। इसके बाद भी इन लोगों को पुलिस ने इलाज कराने की बजाय जेल भेजना ज़्यादा जरूरी समझा। यहीं पर पुलिस का दोहरा चरित्र, भेदभाव का रवैया सामने समझ में आता है। यही वजह है कि इन लोगों की अभी तक जमानत भी नहीं हो पा रही है। और अब बात उस एफआईआर की जिस एफआईआर को लेकर के सबसे ज्यादा श्रेय लूटने की जंग छिड़ गई है। 22 मई को घटना घटती है, 28 मई को पीड़ित कुर्मी पक्ष की तरफ से पहली एफआईआर दर्ज की जाती है। वो एफआईआर इतनी कम धाराओं में, इतनी हल्के फुल्के अंदाज में दर्ज की गई कि हाई कोर्ट में तकरीबन 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे और अपर शासकीय अधिवक्ता रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रताप नारायण गंगवार उस एफआईआर के बारे में कहते हैं कि इतनी कम धाराओं में है कि मेरा 35 साल का अनुभव बताता है कि इसमें ज़्यादातर एफआईआर ही लगती है। वो स्पष्ट कहते हैं कि अगर ठीक से पैरवी हुई होती तो इसी तहरीर के आधार पर 307 में भी मामला दर्ज होना चाहिए था। 325 की जगह 326 भी लगनी चाहिए थी, क्योंकि 325 में 3 साल की सजा का प्रावधान है, 326 में 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए जो एक्चुअल तहरीर दी गई उसके आधार पर एफआईआर दर्ज ही नहीं की गई। ये तो एक प्रकरण हुआ। दूसरा प्रकरण ये हुआ कि उस समय उस घटना में गोविंदपुर के गांव के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित थे और वही लोग जेल में भी ठूसे गए हैं। वहीं की महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई। टीवी, फ्रिज से लेकर सारा सामान तोड़ा फोड़ा गया, लूट हुई, इज्जत तक लूटने की कोशिश हुई। उस गोविंदपुर की गांव की महिलाओं की तरफ से नन्हे वर्मा की पत्नी सीता वर्मा ने भी तहरीर दी हुई है, लेकिन इस तहरीर पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इस एफआईआर के शोर से प्रतापगढ़ पुलिस ने भी राहत की सांस इसलिए ली क्योंकि कल तकरीबन 8 बजे के आसपास नेशनल जनमत के ट्विटर हैंडल पर प्रतापगढ़ की पुलिस के द्वारा एक ट्वीट किया गया, जिसमें उसने बताया कि दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली गई है, अब विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप लोगों ने जो हल्ला मचाया उसका फायदा प्रतापगढ़ पुलिस ने भी उठाया और एक सामान्य सी एफआईआर को उसने मान लिया कि दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज हो गई है। मैं प्रयागराज जोन के एडीजी साहब से, डीआईजी साहब से, एसपी महोदय से और आसपुर देवसरा और पट्टी कोतवाली के दोनों थानाध्यक्षों से निवेदन करता हूं कि जो तहरीर आपको प्रतापगढ़ की पीड़ित महिलाओं की तरफ से दी हुई है, कृपया करके उस तहरीर का संज्ञान लें, उसमें एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये कहते हैं कि पीड़ित पक्ष की प्रथम हक और अधिकार बनता है कि वो अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज करवा सके। घटना की क्या सच्चाई है, डीएम साहब मजिस्ट्रेटियल जांच करवा रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग को भी तमाम महिलाओं ने पत्र लिखे हैं, तमाम सारी जांचें चल रही हैं। विश्वनाथगंज के विधायक आर.के. वर्मा साहब ने एडीजी साहब को जो पत्र लिखा था उसके आधार पर प्रयागराज के एसएसपी ने एक यंग और ईमानदार कहे जाने वाले आईपीएस अशोक वेंकटेश के साहब को इस घटना का जांच अधिकारी बनाया है। वो इस पूरी घटना की जांच भी कर रहे हैं। इन सब के बीच में सबसे प्रथम जो चीज है वही मिसिंग है कि जो एक्चुअल पीड़ित हैं उनकी तरफ से एफआईआर ही दर्ज नहीं है। जिनको मार्केटिंग करनी है, ब्रांडिंग करनी है, उनको करने दिया जाए। लेकिन मैं शासन प्रशासन से अपील करता हूं कि कृपया पीड़ित पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज करें, तब हम मानेंगे कि आपकी तरफ से जो जांचें चल रही हैं उसमें न्याय मिलने की 1% भी उम्मीद है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है